नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद लेक्चर और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैंने इन कर दिया था, तो हिस्ट्री को बढ़ाते हुए आज हम सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर कहता है कि चैप्टर चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर का नाम है। और सबसे पहले समझेंगे कि समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। जैसा कि समाजवाद और साम्यवाद में ज्यादा अंतर नहीं होता है। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज में सभी संसाधन को एक साथ नियंत्रण करना, समाज में सभी वर्ग को एक साथ जो है ना, समाज में सभी वर्ग एक साथ मिलजुल कर रहे, समाज में सभी संसाधन पर समाज का नियंत्रण हो, समाज का अधिकार हो, ऐसे व्यवस्था को हम समाजवाद व्यवस्था कहते हैं। साम्यवाद व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार दिया जाता है, उसे साम्यवाद व्यवस्था कहते हैं। मतलब समाजवाद व्यवस्था और साम्य व्यवस्था में ज्यादा अंतर नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। साम्यवाद कह रहा है कि सभी को समान रूप से आगे बढ़ना है, सभी को समान रूप से समाज में अधिकार दिया जाएगा। समाजवाद कह रहा है कि सभी लोगों को समाज में जो संसाधन है सब पर समान अधिकार है। कह रहा है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका समाज में समानता लाना है। मतलब समाज में क्या लाना है? समानता लाना है, सबको समान अधिकार रूप से, सबको समान रूप से देखना है। कह रहा है यह व्यक्ति के विचार विपरीत और सामूहिक स्वामित्व पर नियंत्रण पर जोर देता है। मतलब यह व्यक्तिवाद के विपरीत है। क्या है? व्यक्तिवाद की निजीवाद पर विपरीत है। क्वेश्चन पूछेगा, समाजवाद जो है ना निजी के खिलाफ है। निजी के क्या है? खिलाफ है। समाजवाद कह रहा है कि निजी जो व्यक्ति है उसका अधिकार नहीं होगा इसमें। मतलब कह रहा है समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी लोगों को, या उच्च वर्ग के लोग हो या निम्न वर्ग के लोग हो या मध्यम वर्ग के लोग हो, जो भी लोग हैं, या पूंजीपति हो या श्रमिक वर्ग हो, सभी वर्ग में क्या लाना है? समानता का अधिकार लाना है, इक्वलिटी लाना है। ऐसे व्यवस्था को हम समाजवाद व्यवस्था कहते हैं। आगे अगर देखा जाए समाजवाद की मुख्य विशेषताएं, इक्वलिटी वेलफेयर लाना है, कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट ऑफ कॉमन गुड, सब एक साथ मिलकर प्रदूषण को क्या करना है? कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, जितना भी नेचुरल रिसोर्स है सबको समान रूप से यूज करना है। मतलब यह जो है निजी स्वामी कह रहा है कि निजी को क्या करना है? निजी को नकारना है और सबके साथ क्या करना है? समानता का रूप धारण करना है। इसका आइडियोलॉजी है इक्वलिटी। क्या है? इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार है, बराबर का अधिकार इसमें दिया जाएगा। कह रहा है इसकी विशेषता अगर देखा जाए तो इसकी विशेषता कह रहा है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व, मतलब समाज का ही अधिकार होगा, न कि किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। समाज में कारखाने, भूमि और अन्य उत्पाद के साधन निजी हाथों में नहीं, कभी कह रहा है निजी हाथों में, किसी के हाथों में, पर्सनल व्यक्ति के हाथों में नहीं जाएगा, वो समझ जाइए, बल्कि समाज या सरकार के नियंत्रण में होगा। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसी व्यवस्था या ऐसी विचारधारा जिसमें समाज के सभी वर्गों का अधिकार हो, या निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, या समाज के सभी संसाधन पे सरकार का नियंत्रण हो, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? समाजवाद विचारधारा या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब इससे आपको
दिखाई दे रहा है कि समाजवाद कह रहा है कि समाज के लिए समान अधिकार दिया जाएगा, या सरकार का अधिकार हो या समाज के नियंत्रण में हो, ऐसी व्यवस्था को हम समाजवाद कहते हैं। दूसरा का आर्थिक समानता। समाजवाद एक लक्ष्य आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करता है ताकि सभी जीवन व्यापन के लिए समान अवसर मिले। मतलब ये संपत्ति को असमानता है, संपत्ति को नकारता है, संपत्ति पूंजीपति नहीं बनाना है समाजवाद में। कर आएगा कल्याणकारी राज्य। समाजवादी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा ऐसी सेवाएं सभी नागरिकों को मुफ्त एवं कम लागत पर प्रदान करती है। सभी सरकारी संसाधन जो है ना सभी वर्गों पे समान रूप से लागू होगा, सभी सरकारी संपत्ति समान अधिकारों में बांटा जाएगा। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, समझ जाइए, ऐसी व्यवस्था को हम कल्याणकारी राज्य व्यवस्था कहेंगे। वर्गहीन समाज। वर्गहीन समाज क्या है? समाजवाद एक ऐसी समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें कोई वर्ग भेद न हो और सभी लोग समान हो। मतलब समाजवाद एक ऐसी समाज की स्थापना करता है जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई वर्ग भेदभाव ना हो, मतलब छुआछूत ना हो, कोई लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे लोगों से भेदभाव ना हो, सबको समान रूप से देखना है। लोकतांत्रिक नियंत्रण की अगर बात किया जाए, लोकतांत्रिक नियंत्रण, कुछ समाजवादी लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना चाहते हैं, बल्कि अन्य क्रांति के माध्यम से भी लोकतांत्रिक नियंत्रण भी करना चाहता है। समाजवाद के विभिन्न रूप है, मार्क्सवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, फेनियनवाद है, वो यूटोपियनवाद भी है। यूटोपियनवाद भी पढ़ेंगे, यूटोपियनवाद भी हम पढ़ेंगे। ये सब समाज में अपना अपना विचार धारा दिया। समाजवादी विचारधारा के बहुत ही प्रसिद्ध एक जो है ना बहुत ही इतिहासकार है जिसका नाम है, अर्थशास्त्रकार है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स, के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे अगर देखा जाए तो आगे है साम्यवाद। जिस प्रकार समाजवाद में हम पढ़ेंगे कि समाज के सभी चीजों पे, सभी संसाधनों पे सरकार या समाज का अधिकार होता है, उसी प्रकार साम्यवाद भी होता है। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक वर्गहीन, राज्यविहीन समाज की स्थापना पर जोर देती है, जहां उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करते हैं। मतलब साम्यवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ राज्य है, उसकी स्थापना करना है, उस राज्यों में विकास लाना है, उस समाजों में डेवलप करना है, और जहां उत्पादन के सामूहिक संसाधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इक्विलिटी के अनुसार काम करते हैं और अपनी अधिकार आवश्यकता के अनुसार संसाधन का उपयोग करते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, साम्यवाद व्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, साम्यवाद। साम्यवाद की मुख्य विशेषताएं हैं, वर्गहीन समाज को विकास करना। साम्यवाद में कोई अमीर या गरीब नहीं होता है, सभी लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब इसमें जो होते हैं ना, क्या होता है कि अमीर और गरीब क्या होता है, कोई और अमीर और गरीब नहीं होता इस समाज में। तो हम अमीर है ना, एक्स गरीब है। मतलब इस साम्यवाद व्यवस्था में सभी लोग समान होते हैं। क्या होते हैं, सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। राज्यविहीन समाज। साम्यवाद में कोई सरकार नहीं होती है, साम्यवाद में कोई सरकार नहीं होती है, लोगों का स्वशासन होता है। क्या होता है, लोगों का स्वशासन, लोगों का अपना शासन होता है, लोगों का क्या होता है, अपना शासन होता है। इसमें कोई सरकार नहीं होती है। सामूहिक स्वामित्व। उत्पादन के सभी साधनों पर जैसे कारखाने, जमीन आदि पर पूरे समाज का स्वामित्व होता है। मतलब निजी व्यक्ति का समाज का ही अधिकार होगा, समझ जाइए इस व्यवस्था में, साम्यवाद व्यवस्था में। आवश्यकता अनुसार अगर देखा जाए तो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, जितना जरूरत है उसके अनुसार वस्तु एवं सेवाओं का उपलब्ध कराई जाती है, न कि उनकी क्षमता के अनुसार। मतलब इसमें कह रहा है कि जितना आपको जरूरत है उतना ही वस्तु एवं सेवाओं का उपलब्ध कराया जाएगा, न कि आप जितना डिमांड कीजिएगा उतना आपको उपलब्ध कराया जाएगा।
मतलब जितना आपको जरूरत है, जितना आपको संसाधन की आवश्यकता है, उतना ही संसाधन आपको दिया जाएगा। न कि कहिएगा जरूरत है 5 और कहिएगा नहीं हमको 50 चाहिए, तो ऐसे नहीं है, ये व्यवस्था इसमें लागू नहीं होता। आगे है साम्यवाद और समाजवाद में क्या अंतर है। तो कह रहा है हालांकि समाजवाद और साम्यवाद में दोनों में समानता पर जोर देता है, लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। कह रहा है कि समाजवाद में राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है, जबकि साम्यवाद में राज्य का अस्तित्व नहीं होता है, राज्य और सरकार का इसमें कोई अस्तित्व नहीं होता। समाजवाद में लोगों को उनके काम के अनुसार भुगतान किया जाता है, जबकि साम्यवाद में सभी को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मिलता है। तो ये सब क्या है, साम्यवाद की विशेषता है। समाज में 2 प्रकार के वर्ग होते हैं। आर्थिक दृष्टि से समाज में 2 प्रकार के वर्ग होते हैं। पहला होते हैं पूंजीपति वर्ग होते हैं, और दूसरा होते हैं श्रमिक वर्ग। दूसरा क्या होते हैं, श्रमिक वर्ग होते हैं। पूंजीपति वर्ग वे वर्ग होते हैं जिसके पास संपत्ति जिसके पास संपत्ति है, वो पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत आएगा। जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो सब श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर देखा जाए पूंजीपति वर्ग क्या है, वह सामाजिक वर्ग है जो उत्पादन के साधनों पर मालिक होता है, जैसा कि कारखाने, जमीन और मशीन। इस वर्ग के लोग श्रमिक को काम पर रखकर अपना लाभ कमाते हैं। ऐसे वर्गों को हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं। पूंजीपति वर्ग मतलब जो अमीर है, जो धनी है, जिसके पास संपत्ति अपार है, जिसके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, ऐसे वर्गों को हम क्या कहेंगे, पूंजीपति वर्ग कहेंगे। पूंजीपति वर्ग की मुख्य विशेषता है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। लाभ के उद्देश्य में श्रमिक वर्ग को काम पे रखता है। इसके बाद अगर देखा जाए सामाजिक प्रभाव का पूंजीपति वर्ग का समाज पर गहरा असर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करते और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। कौन, ये है पूंजीपति वर्ग। उसी प्रकार देखा जाए श्रमिक वर्ग क्या होता है। श्रमिक वर्ग उन वर्गों का समूह है जो अपनी जीविका चलाने के लिए, मतलब अपनी जीवन यापन करने के लिए अपनी शारीरिक या मानसिक क्षमताओं को बेचते हैं, मतलब शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम, ऐसे वर्गों को हम श्रमिक वर्ग कहते हैं। जैसे में आप देखिएगा फिगर में, ये सब देखिए, अपनी जीवन यापन करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, काम कर रहा है, समझिए इंजीनियर के साथ मिलकर, क्योंकि इनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते, वह वेतन और मजदूरी के लिए काम करते हैं। इसको क्या कहेंगे, हम श्रमिक वर्ग कहेंगे। इसके बारे में मुख्य बातें इस प्रकार है। अपनी जीविका चलाने के लिए श्रम पर निर्भर रहते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए काम पर निर्भर रहते हैं। कारखाने या जमीनों जैसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व न होता है। इसके बाद देखा जाए तो अक्सर कम वेतन, कम अवसर होने के कारण सामाजिक असमानताएं का अनुभव का सामना करना पड़ता है समाज में। इसे श्रमिक वर्ग की मुख्य विशेषताएं अगर देखा जाए, श्रमिक वर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसा अगर देखा जाए श्रम पे निर्भरता है। अब श्रमिक वर्ग अपनी आजीविका के लिए श्रम पे निर्भर होते हैं, वेतन या मजदूरी के लिए काम करते हैं और अपनी जीवन यापन करते हैं। दूसरा है उत्पादन का साधन के अभाव। उसके पास बड़े बड़े न मशीन होते हैं, न कोई उत्पादन फैक्ट्री लगाने के लिए कोई जगह होते हैं, नहीं उसके पास बिजनेस चलाने के लिए कोई धंधा वगैरह होता है। कह रहा है कि श्रमिक वर्ग के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व नहीं होता है, जैसे न कि कारखाने, जमीन आदि मशीनें। वे अपनी श्रम शक्ति को बेचकर ही जीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, काम करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। वेतन या मजदूरी, श्रमिक वर्ग को उनके श्रम के बदले वेतन या मजदूरी मिलती है, उसका मंथली रहता है, और यह आय का मुख्य स्रोत होता है श्रमिक वर्ग का। श्रमिक वर्ग का सामाजिक असमानताएं, श्रमिक वर्ग अक्सर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का शिकार होता है, क्योंकि उन्हें कम वेतन मिलता है और उसके पास अवसर होते हैं। आगे अगर देखा जाए संगठन की आवश्यकताओं, अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए श्रमिक वर्ग को अक्सर संगठित होने और अपने अधिकारों को लिए लड़ने की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन के माध्यम से होता है।
श्रमिक वर्ग का मतलब डायरेक्ट समझिएगा, श्रमिक वर्ग का मतलब होता है मजदूर। अब मजदूर अपनी जीवन यापन के लिए कहा जाएगा, शहर में निकलेगा, शहर में निकलेगा, और शहर में समझ आए, शहर में निकलेगा तो सलाम पद्धति का मतलब समझिएगा, जो शहरों के नीचे, शहरों के सड़कों के नीचे झोपड़ी बनाकर रहता है और जीवन यापन करता है, उसको सलाम पद्धति कहते हैं। तो सलाम पद्धति सलाम मकानों में रहकर जीवन यापन करता है। सलाम पद्धति में सलाम मकानों में रहकर किसी के यहाँ, पूंजीपति के यहाँ काम करता है, उसके बदले पैसा मिलता है, उस पैसा से अपना जीवन यापन करता है परिवार को। ऐसे वर्गों को हम श्रमिक वर्ग कहेंगे। श्रमिक वर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं। श्रमिक वर्ग समझ जाइए आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। श्रमिक वर्ग समाज में श्रमिक वर्ग के साथ समाज में असमानताएं होती है। श्रमिक वर्ग के साथ शोषण भी किया जा सकता है। श्रमिक वर्ग बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है। ये सब श्रमिक वर्ग की विशेषताएं। आप देख लीजिए यहाँ पे श्रमिक वर्ग उसी प्रकार एक आएगा यूरोपियन समाजवादी विचारधारा, जो यूरोप के क्षेत्रों में, कौन क्षेत्रों में, यूरोप के क्षेत्रों में हम पढ़ेंगे यूरोपियन समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा यूरोपियन, इसी को कहेंगे यूटोपियन, कभी कहेंगे यूटोपियन समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा के बारे में, यूटोपियन समाजवादी विचारधारा के बारे में। यूटोपियन समाजवादी विचारधारा की शुरुआत 19वीं शताब्दी में आता है। जो आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है, मतलब आदर्श समाज को विकास करने के लिए यूटोपियन समाजवादी के विचार आता है, जिसमें गरीबी, असमानताएं और अन्याय जैसी समस्या नहीं होगी। वे मानते हैं कि ऐसा समाज स्थापित करने के लिए जो लोगों को एक साथ मिलकर काम करना और एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। यूरोप के क्षेत्रों में एक ऐसी विचारधारा आता है अर्थशास्त्रियों के बीच में, यूरोप में सभी वर्गों के साथ एक साथ जुड़ना, सभी वर्गों के साथ मिलकर काम करना और एक विचार, एक आइडियोलॉजी को पैदा करना ही क्या कहलाया है, यूटोपियन समाजवादी विचारधारा कहलाया है। इसमें कई नेता आता है, जैसे इसका कई विशेषता है। आदर्श समाज को क्या करना है, कल्पना करना है। दूसरा, सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना है समाज में। तीसरा है निजी संपत्ति का विरोध करना, जो स्वामित्व का जो अधिकार है उसको क्या करना है, विरोध करना है और शांति परिवर्तन लाना है, समाज में शांति व्यवस्था लाने की प्रयास करना है। और इसका प्रमुख नेता है जिसमें रॉबर्ट ओवेन है। कौन है, रॉबर्ट ओवेन के बारे में पढ़ेंगे, रॉबर्ट ओवेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे इसके बाद चार्ल्स फूरियर के बारे में पढ़ेंगे, फूरियर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, सेंट साइमन पढ़ेंगे, सेंट साइमन पढ़ेंगे और लुई वाला पढ़ेंगे, लुई वाला। ये चार ऐसे व्यक्ति हैं यूरोप में समाजवाद को प्रकट करने के लिए, यूरोप को बदलने के लिए आता है। पहला कौन है, रॉबर्ट ओवेन है। दूसरा है चार्ल्स फूरियर है। तीसरा है सेंट साइमन। चौथा है लुई वाला। और इस चारों के बारे में कल के क्लास में हम पढ़ेंगे कि यूटोपियन समाजवादी विचारधारा यूरोप में किस प्रकार परिवर्तन लाता है और यूरोप को कहां तक, यूरोप की आर्थिक दृष्टि को कैसे सुधारता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला एपिसोड में अगले लेक्चर वीडियो के माध्यम से लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।